दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक में हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि संज्ञा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, और इसी में आता है विशेषण, क्रिया, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम अव्यय को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं और इसी तरीके से हम अलग अलग वीडियो में सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम संज्ञा के बारे में बातें करेंगे और फुल डिटेल में बातें करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है दोस्तों, अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों, संज्ञा से अव्यय तक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपने दो शब्दों के बारे में जैसे पढ़ा होगा, शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो चलिए क्लियर करते हैं। शब्द क्या होता है? अक्षरों का एक समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। ये हम वर्णमाला में भी क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो अक्षरों का एक समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे हम शब्द कह देंगे। जैसे कि हमने लिखा हमने दिल्ली लिखा, हमने लिखा दिल्ली। ठीक है, तो इसका अर्थ निकलता है। अब ये अक्षरों का एक समूह है ना, इसमें द भी आ रहा है, ल भी आ रहा है और मात्राएं भी लग रही हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा अक्षरों का एक समूह है जिसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, जिसका अर्थ निकलता है। दिल्ली का अर्थ निकलता है। ठीक है, ये हमारा शहर है, ये हमारी राजधानी है भारत की। अगर यहीं पर हम कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ लिख दें, ठीक है, अब ये लिख दिया हमने, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अक्षरों का समूह वो होता है शब्द, हम उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। ठीक है, और वहीं पर पद क्या कहलाता है? जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया, जैसे हमने ले लिया राम। ठीक है, अब ये स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है? एक शब्द है। ठीक है, वहीं बात करें हम कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो यहाँ पर एक वाक्य के रूप में, मतलब एक वाक्य के अंदर राम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक भी है, लड़का भी है भी है, तो यहाँ पर ये सभी पद हैं। यहाँ शब्द तो सभी हैं, एक भी हमारा एक शब्द है, राम भी एक शब्द है, लड़का भी एक शब्द है भी एक शब्द है कि नहीं? सभी शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर सभी शब्दों को एक वाक्य के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर ये सभी क्या कहलाएंगे? यहाँ सब पद कहलाएंगे। ठीक है, जब वाक्य से स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है कोई शब्द तो वह शब्द कहलाता है। अगर वाक्य के अंदर लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो क्लियर होंगे दोनों पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे शब्द और पद। ठीक है, हम पद से ही अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पद के भेद, पद के 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो पद होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो यही तो है संज्ञा से अव्यय तक, है ना? संज्ञा से अव्यय तक, तो इन्हीं 5 टॉपिक को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ अलग से हमारे ये पॉइंट हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब क्या होता है? और अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी अविकारी क्या होते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन हो सके। ठीक है, जिनमें परिवर्तन हो सके, विकार हो सके। तो विकार होता कैसे है? विकार 3 तरीके से होता है, लिंग के आधार पर, ठीक है, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। ठीक है, कारक के आधार पर, इन 3 तरीकों से विकार होता है। तो विकार किस में हो सकता है? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। इन चारों में विकार हो सकता है, लेकिन अव्यय में कोई विकार नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इन तीनों के द्वारा, लिंग, वचन, कारक के द्वारा। तो इन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द, अव्यय को। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने लिखा, जैसे संज्ञा, सबसे पहले देखते हैं संज्ञा। संज्ञा में विकार कैसे होता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, सपोज करिए, आगे लिख दिया। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है।
तो यहाँ पर राम की बात की गई है तो अच्छा लड़का है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि सीता एक अच्छी लड़की है, तो बताइए ये संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर इस बोध हो रहा है, इसमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो हो रहा है ना। तो बताइए, तो लिंग के अनुसार हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लिंग के द्वारा हम चेंजिंग कर सकते हैं संज्ञा में, तो ये हमारा विकारी शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें वहीं पर वचन के द्वारा, तो वचन के द्वारा जैसे बात करें कि हमने लिखा कि जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कि लड़का लड़का पढ़ता है, तो ये लिखा। फिर हमने लिखा लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बात की गई थी लड़का पढ़ता है, और फिर यहाँ पर लिखा हमने कि लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वचन, यहाँ पर एक वचन था, यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियर है ना, वचन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो चलिए सर्वनाम, इसी तरीके से हम सर्वनाम को चेंज कर सकते हैं, तो सर्वनाम भी चेंज हो जाता है वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार और कारक के अनुसार। तो ये सब हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बातें करेंगे दोस्तों। यहाँ पर केवल आपको ये बताया जा रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हमारे विकारी शब्द होते हैं, अव्यय हमारे अविकारी होते हैं। चलिए अव्यय का एक एग्जाम्पल हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे कि हमने लिखा कि राम यहाँ आता है, राम यहाँ आता है। वही हमने लिखा कि सीता यहाँ आती है। फिर हमने लिखा वे यहाँ आते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर सब में चेंजिंग हो गया, राम चेंज हो गया, जैसे यहाँ पर पुल्लिंग था, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन यहाँ में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। ठीक है, अव्यय में भी बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा संबंध बोधक है ना, समुच्चय बोधक, और ये सब हम इसी में पढ़ेंगे, और क्रिया विशेषण भी इसी में आता है अव्यय में। तो चलिए दोस्तों, ये सब अब बातें तभी करेंगे। अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, संज्ञा को। संज्ञा, तो दोस्तों संज्ञा क्या है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, आप सभी को पता होगा संज्ञा क्या है। नाउन तो सभी ने पढ़ा होगा ना, इंग्लिश में पढ़ा है ना। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो दोस्तों नाम कुछ भी, आप आंख बंद करके कुछ भी नाम बोल दो, वह सभी संज्ञा है। ठीक है, वह सभी संज्ञा है। चलिए दूसरी डेफिनेशन से देखते हैं। संसार में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है, उसे हम संज्ञा कहेंगे। अब आपके मन में जो भी आता है, जिस चीज़ का नाम आता है, वह सभी संज्ञा है। ठीक है, तो आप एडवांस तरीके से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, कि वही बच्चों वाला है, कि वही बच्चों वाला पढ़ोगे। नाउन की डेफिनेशन जैसे रट्टा मार के याद करवाते थे ना पहले, कि ए नाउन इज द पर्सन, प्लेस और ए थिंग, है ना, तो उस तरीके से नहीं। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो आप जो भी नाम बोलते हैं वह सभी क्या है, संज्ञा है। तो चलिए जैसे प्राणी में बात करें, थोड़ी बातें कर लेते हैं। वैसे पता तो आप सभी को है, मुझे पता है। प्राणी में जैसे राम, श्याम, महेश, कुत्ता, बिल्ली, शेर, है ना। वस्तु में जैसे कुर्सी, पंखा, मेज, किताब, और स्थान में भारत, अमेरिका, दिल्ली, पटना। भाव में बात करें, सुंदरता, जवानी, वीरता, मिठास, है। तो ये सब क्या हैं, संज्ञा हैं। चलिए संज्ञा के वेद देखते हैं। तो संज्ञा के वेद भी आप सभी को पता होंगे, है ना। तो संज्ञा के वेद क्या हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कह रहे होंगे अरे ये सब तो आता है, बहुत सिंपल है। दोस्तों अभी जो आगे आने वाला है ना, आगे आने वाला है, वो सब आपको नहीं आता है। ठीक है, और वहीं से प्रश्न आता है। प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, ये तो बच्चों वाले खेल हैं, ये तो बच्चों की कहानी है, जो बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा। ठीक है, जो आगे आता है ना, वीडियो को प्लीज अंत तक देखना, जाना मत, और जो चले गए हैं ना उनका तो लॉस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, पांचों भेदों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, सबको पता होगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, श्याम, भारत, रामायण, गीता, जो भी नाम आप बोलें वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का, लड़के में तो बहुत लड़कों के जैसे नाम आ जाएंगे ना, जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश, दिनेश, है ना। तो ये सब लड़के की एक जाति का बोध करा रहे हैं। गाय, तो गाय में भी बहुत सारी गायें आती हैं, कारी गाय, भूरी गाय मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है, बहुत सारी नस्ल होती है ना। तो गाय भी एक जाति का बोध कराएगी। ठीक है, किताब में बहुत सारी किताब आती हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना। शिक्षक में देखिए मैडम भी होती हैं, हमारी टीचर मैडम तो होती है ना, मैडम होती हैं, तो हमारे सर भी होते हैं, तो वो भी तो शिक्षक होते हैं, तो ये जाति का बोध कराते हैं।
वहीं द्रव्यवाचक में द्रव्य की बात करें तो यहाँ पर मटेरियल की बात की जाएगी, सोना चांदी दूध तेल घी। समूहवाचक में एक समूह का बोध किया जाता है, ग्रुप ग्रुप, तो इसमें टीम एक समूह होती है, सभा समिति सेना एक क्लास जो कक्षा होती है वो भी एक समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। भाववाचक में आता है भाव, जैसे क्रोध मिठास वीरता पढ़ाई, है ना, पढ़ाई लिखाई, ये सब भाव जिसे हम देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते, है ना, ये होता है भाव। चलिए अब आगे बातें करते हैं। तो ये सब आपको डेफिनेशन लिख के अभी मैं कराता तो ये सब आपको सभी को पता है, तो दोस्तों क्या फ़ायदा था उस सब इतना सब कंटेंट आपको बढ़ाने से, है ना। आपके लिए ये सब आप समझ तो यहीं गए होंगे, सबको पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू हमने सब कुछ समझ लिया, तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में क्या यार, एक क्लिक ही तो करना है, क्लिक कर दीजिए, बाद में कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज में बर्तनी शुद्धि, विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला और समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से कराया गया है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर जो वीडियो हैं हमारी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए तो संज्ञाओं के प्रयोग देखते हैं। अब यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। संज्ञाओं के प्रयोग, तो संज्ञाओं के प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे हो जाएगा, है ना, तो होगा ना, कैसे होगा अब ये देखते हैं। चलिए तो जैसे बात करें कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र आपको पता तो होगा, हरिश्चंद्र कौन थे, सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे सदा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कभी नहीं है, मतलब कमी नहीं है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर जो बोध कराया जा रहा है, तो हरिश्चंद्रों, तो यहाँ हरिश्चंद्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ हम सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहे हैं। क्या कि जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो सच बोलते हैं, उनकी एक जाति का बोध इस शब्द के द्वारा किया गया है, कि क्योंकि हमें पता है हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे, सच बोलते थे। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें हरिश्चंद्रों की जब बात की गई है, तो यहाँ पर एक सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब तो समझ गए होंगे, अब तो हुआ है ना, अब तो यकीन करोगे। चलिए एक और देखते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंद कौन थे, जयचंद कौन थे, विश्वासघाती थे जयचंद, ठीक है। तो उनकी यहाँ पर जो है ना, उनके थ्रू यहाँ पर ये एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि जो देश को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंदों का मतलब है विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक, क्योंकि जयचंद जो थे विश्वासघाती व्यक्ति थे। तो यहाँ पर एक जाति का बोध किया है कि विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अब उल्टा कर दिया। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे परिवर्तन होगा, मतलब कैसे, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे पीछे किया था ऐसे ही यहाँ करेंगे। देखिए अब जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर ये पंडित जी है ना, तो यहाँ पर ये पंडित जी की जाति का बोध नहीं हो रहा है। जो जाति होती है ना, पंडित, जो भारत में जो हमारी कुरीति चल रही है ना, जो बहुत सारी, अब दोस्तों ये कुरीति हैं, इस टॉपिक पे बात ना की जाए तो अच्छी बात है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पंडित जी की बात, यहाँ पर जाति को न लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है इस शब्द में पंडित जी शब्द का, ठीक है। चलिए जैसे आगे है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो शुक्ल जी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो यहाँ शुक्ल जी एक जाति का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट दोस्तों। अब आगे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा बनाना। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा हम कई तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण आव, त्व, पन, अन, ईमा,
ई ता हट आद प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये सब छोड़िए आप, वो अब खुद ही समझ जाओगे जिस तरीके से हम बनाएंगे ना, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। कब तक याद करोगे बताइए, याद रहेंगे कि आपको? खुद आप अनुमान लगाइए। आब, त्व, पन, अन, ईमा, ई, ता, हट, तो ये याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सब लिखने वाली हैं बातें हैं। चलिए समझते हैं और समझिए। ज़्यादातर समझने पर आप ध्यान दीजिए कि हम किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और भाववाचक संज्ञा में भाव कैसे हम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 तरीके से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती हैं, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। तो चलिए किस तरीके से बनाते हैं एक एक कर देखते हैं। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जैसे कि जातिवाचक में बात की आदमी, ठीक है, आदमी की एक जाति का बोध हो रहा है, तो आदमी का भाववाचक बनाएंगे तो आदमियत, आदमियत। जैसे इंसान का इंसानियत हो गया ना, इंसानियत, तो भाववाचक होगी। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा होगी कि नहीं होगी? बालक जातिवाचक संज्ञा है बालक, तो बालक का बालकपन। प्रभु, ठीक है, प्रभु का प्रभुता। ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पशु का पशुता, ठीक है, मित्र का मित्रता, नारी का नारित्व, गुरु का गुरुत्व, पुरुष का पुरुषत्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना, जातिवाचक से भाववाचक में हम ऐसे परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये जो परिवर्तन है ना, यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखना। जैसे सर्वनाम से भाववाचक में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे अपना, अपना का अपनापन भी होता है, अपनत्व भी होता है। जो ऑप्शन में आपको मिले वही लगा के आना है आपको। ठीक है, चाहे अपनापन आए या अपनत्व आए। मम का ममत्व, निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन। ठीक है, परायापन। तो सर्वनाम से भाववाचक में परिवर्तन होता है। विशेषण से भाववाचक में कैसे परिवर्तन करते हैं? तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मधुर, तो मधुर का होगा माधुर्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, निर्बल का है निर्बलता, मीठा का है मिठास। ठीक है, लाल का है लालिमा, वीर का वीरता या वीरत्व, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको मिले तो वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना आप। चलिए क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भी भाववाचक हम संज्ञा बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हमारी क्रिया है खेलना, तो खेलना का भाववाचक संज्ञा हमारी होगी खेल। थकना से हो गया थकान, चढ़ाई से चढ़ना से हो गया चढ़ाई, कमाना से कमाई। तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हमारी जो हम क्रिया से भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। उड़ना से उड़ान, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लेख, घबराना से घबराहट। ठीक है, लिखना से लेख भी होता है, लिखाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अव्यय से भाववाचक, तो अव्यय से भाववाचक अव्यय में आते हैं। जैसे दूर, तो दूर का दूरी, दूर का भाववाचक क्या होगा? दूरी। निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, समीप का समीपता। तो इस तरीके से हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो इतना ही था वीडियो में। तो बताइए दोस्तों संज्ञा की वीडियो आपको कैसी लगी। हर तरीके के पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करना बोलने में भी कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आपको समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि भागने की पड़ती है। आप सब लोग भाग जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं हमारी बातें। तो हम तो आपसे बस इतना ही चाहते हैं ना कि आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। आगे हम सर्वनाम की वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।